नमस्कार। आज हम अमेरिका के संविधान की विशेषताएं देख रहे हैं। विशेषताओं के कुछ पॉइंट्स हमने पहले पुरानी अपनी व्याख्यान में देख लिया था। अब उसके बाद के जो कुछ पॉइंट्स बचे हैं तो पहले एक बार दोबारा शुरुआत से शुरू कर लें। पॉइंट्स जो हैं, सबसे पहला था कि निर्मित और लिखित संविधान। अमेरिकी संविधान निर्मित और लिखित संविधान है और इसे मैंने आपको बताया था, संविधान का निर्माण 1787 में हुआ और यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो हमारी विशेषता है, सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान, जिसमें मैंने आपको कहा कि इसमें 4000 शब्द हैं, 10 से 12 पृष्ठ ही हैं, सिर्फ इसके 7 अनुच्छेद हैं। और अभी तक के जितने संविधानों में ये सबसे संक्षिप्त संविधान है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें संविधान निर्माताओं ने भविष्य पर छोड़ दी हैं कि बाद में उसे समय काल परिस्थिति के अनुसार नए अनुच्छेद या नए विधेयक या नए कानून बना लिए जाएंगे। तीसरी विशेषता थी लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने के लिए न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था, सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। इसलिए इसको लोकप्रिय संप्रभुता आधारित संविधान कहा गया है, क्योंकि इसमें अंतिम संप्रभुता संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के बीच है। संविधान की सर्वोच्चता, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही ये निर्धारित हो गया था कि संविधान सर्वोच्च होगा। संविधान में जो भी कानून बनाए गए हैं वो जो हैं वो अपनी सर्वोच्चता रखते हैं, और कोई भी चीज़ या ऐसा कोई कानून जो उन संविधान के नियमों के उल्लंघन करता है तो ऐसे कानूनों को अवैध घोषित किया जा सकता है। फिर आता है कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब है कि यहाँ पर संविधान में संशोधन का तरीका जो है वो बहुत कठोर है, और यही कारण है कि अभी तक सिर्फ 27 संशोधन ही हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि अमेरिकी संविधान बहुत कठोर है। फिर है गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र की रिपब्लिक जो है वो अमेरिका के संविधान में गणतंत्र की स्थापना की गई है कि अमेरिका का लोकतंत्र अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है। यहाँ वंशानुगत आधार पर राष्ट्रपति या सम्राट या देश के मुख्य राष्ट्राध्यक्ष का चयन नहीं किया जाता है, वरन उसको चयन करने का जो तरीका है वह निर्वाचित या निर्वाचक मंडलों द्वारा उसे चुना जाता है, इसलिए इसे गणतंत्र कहा गया है। फिर है संघात्मक शासन की स्थापना। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा ही 13 संघों ने अपनी स्वीकृति दी थी इसमें, और आज अमेरिका में 50 इकाइयाँ हैं। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि 50 इकाइयाँ, जिसे कंटेंट भी कहा जाता है, ये 50 राज्य अमेरिका में सम्मिलित हैं। और हर राज्य का अपना पृथक संविधान है, और फिर भी अमेरिका का संविधान सर्वोच्च है, दोहरी नागरिकता है, और इसीलिए यहाँ संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। फिर हम आते हैं 8वां पॉइंट जो हमारा है वो है आठवां पॉइंट जो हमारा है वो है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता से यहाँ अभिप्राय ये है कि जो न्यायालय है, पहली बात, न्यायालय यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जो है वह संघीय न्यायालय जो है सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के लिए स्वाभाविक रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी जिस प्रकार से हमने हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया है, तो इसी प्रकार से अमेरिकी संविधान में भी न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया है। न्यायिक सर्वोच्चता से यहाँ तात्पर्य ये है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले, चाहे कांग्रेस के कानून हो, चाहे राष्ट्रपति की आज्ञाएं हो, चाहे राज्य सरकार के कानून हो, या उनके कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। इसी शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्र तक सीमित रखता है।
1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारवरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादित करते हुए ये कहा था कि सब प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का एकमात्र अधिकार न्यायालय को है। मतलब न्यायालय सर्वोपरि है, वह हर संविधान की जांच कर सकता है, हर कानून को अपने दायरे में ले सकता है। फिर आता है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला तो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के दो भेद हैं, दो प्रकार हैं। पहला है संसदात्मक या मंत्रिमंडलात्मक शासन और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने लॉक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को मानते थे, तो शक्ति विभाजन के तहत वे ये चाहते थे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र हों और उसी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए उन्होंने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के औपचारिक और वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। देश के नागरिकों का अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन किया जाता है, परंतु जो इस पद्धति में प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप ग्रहण कर लिया है। निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। ये मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार हैं, सीनेट यानी व्यवस्थापिका के प्रति नहीं। और ये तब तक ही मंत्री रहेंगे जब तक राष्ट्रपति का इन पे विश्वास है। और राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक होकर शासन शक्ति का संचालन करता है और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं। संसदीय शासन के समान कार्यपालिका व्यवस्था को विघटित नहीं कर सकती है। सिर्फ दो ही हैं कि महाभियोग अगर लगा दिया जाए तो ही कार्यपालिका को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। फिर उसके बाद है सीमित शासन का सिद्धांत। सीमित शासन का सिद्धांत से यह अभिप्राय है कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को सहन किया था, इसलिए वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं। और इसके अतिरिक्त वे लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से भी प्रभावित थे, इसलिए शासन को एक न्यास या ट्रस्ट मानते थे। जेम्स बैक के अनुसार संविधान निर्माता सरकार की शक्ति से अत्यंत सशंक थे। उनका विश्वास था कि शक्ति जितनी अधिक होगी उसका दुरुपयोग भी उतना अधिक ही बढ़ता चला जाएगा। इसलिए उन्होंने सीमित शासन का सिद्धांत अपनाया, जिसमें संविधान को सर्वोच्चता दी, अधिकार पत्र की व्यवस्था भी की, साथ में शक्ति पृथक्करण को भी अपनाया और फिर न्यायपालिका को भी स्वतंत्र सत्ता प्रदान की ताकि शासन जितना हो सके कम किया जा सके। फिर हम आते हैं अगली विशेषताओं में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। शासन को सीमित रखने और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षाओं के उपाय के रूप में अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। और संविधान का जो 13वां, 14वां, 15वां अनुच्छेद हैं या संशोधन हैं वो नागरिक स्वतंत्रताओं से संबंधित हैं। इसे 1791 में 10 संशोधन किए गए, जिनमें से जो थे 10 संशोधन किए गए जिसके द्वारा मौलिक अधिकार को संविधान में लाया गया। अमेरिकी नागरिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप में उल्लेख शासन कला को अमेरिका संविधान की मुख्य देन है। इसका ही अनुकरण करते हुए आयरलैंड, जापान, भारत और अन्य देशों ने भी मौलिक अधिकारों को अपनाया है। संविधान द्वारा नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता, नागरिकों को शस्त्र रखने धारण करने की स्वतंत्रता, शांति काल में कोई भी सैनिक अपने किसी मकान में अपने स्वामी की अनुमति के बिना नहीं रखा जा सकता, और व्यक्तियों को स्वयं का घर, उनका सामान को अनुचित तलाशी और जब्ती नहीं की जा सकती। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये जो 10 अनुच्छेद हैं ये व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए हैं। और किसी व्यक्ति को इसमें मताधिकार को भी शामिल कर लिया है इन्होंने मौलिक अधिकारों में, कि मौलिक अधिकारों में व्यक्ति को उसके मताधिकार से भी वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट
अगली जो हमारी विशेषता है वो है दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। पहली तो अमेरिका की नागरिकता, दूसरी है उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में रहता है तो उसे न्यूयॉर्क की नागरिकता भी प्राप्त होगी और अमेरिका की नागरिकता भी प्राप्त होगी। और उसके बाद हम आते हैं व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। व्यक्तिवादी दर्शन तो वो हमें मौलिक अधिकारों से लगी गया है कि इनको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। स्वतंत्र आर्थिक नीति को अपनाने का हर व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि अमेरिकी संविधान व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान है। फिर आता है इसके बाद शक्ति विभाजन और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान की अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता यही है कि यहाँ शक्ति विभाजन और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिकी संविधान के निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और इस बात के लिए प्रयत्नशील भी थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात देने की स्थिति में आघात न दे सके, यानी आघात नहीं पहुंचा सके। इस प्रकार से संघीय व्यवस्था को अपनाया गया और संविधान में 10 संशोधन भी जोड़े गए मौलिक अधिकारों के द्वारा, ताकि संविधान को शक्ति विभाजन पर आधारित बनाया जा सके। यह विचार भी शासन के 3 प्रमुख कार्य जैसे कानून निर्माण, प्रशासन और न्याय 3 अलग अलग संस्थाओं द्वारा या सत्ताओं द्वारा चलाए जाएं, ताकि ये मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है वो पूरी तरह से यहाँ लागू किया जा सके। इसलिए अध्यक्षात्मक शासन यानी राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया है। पर फिर भी इन्होंने उसे अलग रखते हुए भी इस बात का ध्यान रखा है कि कुछ क्लोज ऐसे डाले गए हैं, कुछ ऐसे कानून डाले गए हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रपति सीनेट पे नियंत्रण रख सकता है, यानी कांग्रेस पे नियंत्रण रख सकता है, और कांग्रेस राष्ट्रपति पर नियंत्रण रख सकती है। और 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा एक नवीन संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन को अपनाया। मॉन्टेस्क्यू जो सिद्धांत है मॉन्टेस्क्यू की शक्ति विभाजन का, उसको उसमें अपनाया गया है। और उनके जो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे मेडिसन, वो बार बार ये कहते थे कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। डॉक्टर फाइनर ने भी लिखा है कि अमेरिका का संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्तियों के पृथक्करण पर एक विस्तृत निबंध बनाया गया है। इस संविधान इस सिद्धांत पर चलने वाला विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य प्रशासन है। इस प्रकार से देखा जाए तो अमेरिकी संविधान शक्ति विभाजन और शक्ति संतुलन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलता है। इस प्रकार आज विश्व की शक्ति होने के साथ साथ अमेरिकी संविधान विश्व के संविधानों में भी श्रेष्ठ संविधान है।